सभी को नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से मैं भारती पंडित आप सभी का इस सभा में स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज की चर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रीता दास राम जी। तो मैं उनका भी इस सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और रीता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस सत्र में आपने बातचीत के लिए समय निकाला और कुछ साहित्य रचनाओं से जुड़े पहलुओं पर बातचीत के लिए आपने अपनी स्वीकृति दी है। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं रीता जी आपका संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। तो रीता जी जो है मूलतः मुंबई यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी हैं और यूँ कहा जाए तो बहुत बड़ा दायित्व ये निर्वहन कर रही यानी होम मेकर हैं, जो कि पूरे घर को शेप देना और सब चीज़ें करना। उसके बाद भी मैं जब देख रही थी, तो इनका लेखन के इसमें इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं कि मैं पूछूँगी कि कैसे इतना सब कुछ घर सँभालते हुए इतना सारा लेखन और ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? तो बहुत सारी प्रकाशित पुस्तकों की सूची है इनकी, जिसमें कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, आलोचना है। बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है, संयुक्त संपादन भी किया है। इसके अलावा हंस है, ज्ञानोदय है, शुक्रवार दस्तावेज, पाखी, नवनीत ये सारे जो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ हैं, वेब पत्रिकाएँ हैं, इन सब में भी इनकी काफ़ी सारी रचनाएँ, साक्षात्कार, लेख आदि प्रकाशित हुए हैं। और केवल प्रिंट मीडिया में ही नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, रेडियो इन सब पर भी इनका अच्छा खासा प्रभुत्व रहा है और इन सारे मंचों पर भी इन्होंने कविता पाठ, प्रपत्र वाचन ये सब करते हुए मंचीय सहभागिता की है। सम्मानों की लिस्ट भी उतनी ही बड़ी है, जिसमें बहुत सारे सम्मान शामिल है। 2-1 का मैं नाम लेती हूँ। शब्द प्रवाह साहित्य सम्मान है, अभिव्यक्ति गौरव सम्मान है, हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा महिला रचनाकार सम्मान है। ऐसी लंबी सूची है सम्मानों की भी। तो ऐसी प्रबुद्ध प्रतिष्ठित कवयित्री का मैं फिर से स्वागत करती हूँ रीता जी और हम बातचीत शुरू करते हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियों के साथ अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए और यही पूछना चाहूँगी। हम कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बचपन से शुरू होती हैं हमारे। तो शुरुआत हम बचपन से ही करते हैं आपके कि कैसा माहौल रहा बचपन में, परिवार का क्या रहा? क्या शिक्षा-दीक्षा हुई और उसके चलते लेखन की ओर कैसे रुझान हुआ? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। जन सरोकार मंच, टोक मंच की इस मंच को मैं नमन करती हूँ और भारती जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे तरीके से मेरा परिचय दिया और बहुत छोटा-सा परिचय है, अभी भी लगता है, उतना कुछ किया नहीं है, अभी तो करना बाकी है। और जहाँ तक आपने बचपन की बात की है, तो मैं बताऊँ कि मेरा बचपन नागपुर में गुज़रा। पिता बिहार से हैं, माँ मध्य प्रदेश से हैं और मम्मी क्रिश्चियन हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन फैमिली से हैं और पापा बिहार से हैं, बिहारी हैं। तो आप समझ सकते हैं घर का क्या माहौल होगा। तो उसमें मैं बचपन से घर पर देख रही हूँ कि हम दिवाली पूजा भी कर रहे हैं, हम दुर्गा पूजा भी मना रहे हैं, हम होली भी खेल रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, नानी के घर जब जा रहे हैं हम चर्च जा रहे हैं, मास अटेंड कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से हम क्रिसमस मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं बड़ी हुई घर में और कभी पापा ने हमें ये नहीं कहा कि आपको गणपति की पूजा करनी है या आपको इसकी पूजा करनी है या उसकी, ना कभी मम्मी ने कहा। हम लोगों की जैसे श्रद्धा हुई हम जुड़ते चले गए। अभी मेरी 4 बहनें हैं और 1 भाई है और सबकी श्रद्धा अलग-अलग है। कोई साईं बाबा को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई गणपति को मानता है और मैं हूँ तो यीशु मसीह को, मेरी श्रद्धा ज़्यादा है। वैसे मानती सबको हूँ और ये चीज़ें घर पे मैंने देखी है। और जब हम बड़े हुए तो पापा ने विवाह भी इसी तरह किया कि बड़ी दीदी है वो यूपी साइडर में ब्याही गई है, उससे छोटी मराठी में
उससे छोटी बंगाली फैमिली में गई है, मैं बिहारी में गई हूँ। तो और भाभी जो है वो बंगाली है, बंगाल से आई है। तो इस तरह से घर पे ही काफी कुछ चीजें हैं जो बहुत अलग अलग रंग में रंगी हुई है। और ये चीज मैंने घर में देखा। और मेरा जो देवर है वो भी पंजाबी, इससे शादी हुई है उन्हें, पंजाबी घर से है जो देवरानी है। तो घर में बहुत माहौल एकदम रंगीन है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, और कोई यानी इस तरह का कभी मैंने क्लेश नहीं देखा घर में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और बचपन बोला जाए तो मेरा रेलवे में थे पापा, तो रेलवे कॉलोनी में ही मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मेरे मैथ्स और साइंस में अच्छे नंबर थे 10th में, लेकिन पापा ने कहा कि हिंदी लिटरेचर लीजिए, क्योंकि मेरा रुझान वो देख रहे थे कि पापा हिंदी साहित्य में रुचि थी, तो वो कोई साहित्यिक किताब पढ़ते रहते थे। तो मैं उसमें से किताब, जब पापा नहाने गए हैं तो किताब चुरा के पढ़ना, तो पापा ने देख लिया, मम्मी ने देखा। तो इस तरह मैंने व्यायाम रक्षाम पढ़ा, सबसे पहला उपन्यास चतुर्सेन। और फिर मनुष्य के रूप पढ़ा, और वही पापा से चुरा चुरा के पढ़ती थी। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे कॉलेज गई और फिर आगे ये किया, तो कॉलेज में मैंने चित्रलेखा जो कि सिलेबस में था, फिर शंभुक ये पढ़ा, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये ययाति, ये सब किताबें मैं पढ़ी। तो नेचुरली वो रुझान फिर साहित्यिक हो जाता है। तो इस तरह से होता चला गया। बचपन मेरा ऐसे ही बीता। और सबसे छोटी थी घर में, तो नेचुरली सबका प्यार, सबका स्नेह मिलता रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें 3 चीजें जो मैं देख रही हूँ कि एक तो बचपन से ही विविधता मिलना, वो आपके दृष्टिकोण को बहुत विस्तार देता है। चीजों के बारे में सोचना, एक ही तरह से चलना और 5-6 तरीके की चीजों के साथ सोचते हुए चलना, तो ये शायद आपके लिए बड़ी उपलब्धि रही। ये हमारे घर में ही वो चीज, हाँ, घर में ही वो चीज देख रही थी कि घर में तो ये चीज है, लेकिन मम्मी पड़ोस में जैसे एक मुस्लिम फैमिली थी, तो मम्मी का उससे बातचीत करना, आना जाना घर में, और फिर वही ईद के दिन सिवाई पहुंचाना, और ये सारी चीजें हो रही थी, ये सब मैं देख रही थी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि असमानता सिखाई जाती है, समानता तो हम होते ही है समान रूप से एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए। और अगर हमें पॉइंट आउट न किया जाए कि भाई तुम ये हो या तुम वो हो, तो हम बिल्कुल समान तरीके से बिहेव करते हैं, अगर हम बचपन से कोई पॉइंट आउट ना करें। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी इस वाली, अभी तक आपने जो विवरण दिया, कि सामान्यतः ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो साइंस और मैथ्स में जाने के लिए बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि लिटरेचर पढ़ के क्या होने वाला है या आर्ट्स पढ़ के क्या होने वाला है। आपके केस में बड़ी उपलब्धि रही कि पिताजी ने खुद ने इस चीज को समझा कि नहीं, अगर रुचि यहाँ है, रुझान यहाँ है। उसका कारण भी है कि मेरी 2 सिस्टर जो बड़ी थी, उनको साइंस में डाला गया, और उनका वो जो भी उन्होंने किया, पास किया, आगे बढ़े। तो लेकिन पापा को लगा कि नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझे थोड़ा सा इनके हिसाब से भी सोचना चाहिए। फिर उससे छोटी बहन है, उसे कॉमर्स में डाला, और मुझे तो बोल दिया कि तुम्हें साहित्य कर, लिटरेचर लो। क्योंकि मेरा देखा ना उन्होंने, मैं उपन्यास और ये सारी चीजें पढ़ रही थी उनकी, और रुचि थी मेरे को। और कितने लोग कहते हैं ना आजकल, जो कहते हैं कि भाई पढ़ते नहीं है बच्चे हमारे, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं। तो हमारी पीढ़ी को शायद उस समय भी घर में पढ़ने का माहौल मिला। हमने अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखा, इसलिए हमारे हाथों में भी पुस्तकें आई। हमने अगर अपने पेरेंट्स को मोबाइल चलाते हुए देखा होता तो हमारे हाथ में आज मोबाइल ही होते हैं। तो ये मैं अक्सर शिद्दत से महसूस करती हूँ कि जिनके घरों में पढ़ने पढ़ाने का चलन रहा, मैंने भी खूब सारे उपन्यास चुरा चुरा के पढ़े। पिताजी कहते थे इनको नहीं छूना, ये वाले तुम्हारे उपन्यास है, इनको पढ़ो, ये किताबें पढ़ो। तो उसमें ऐसा क्या है जिसको नहीं छूना है? ऐसा करते करते कितनी सारी चीजें पढ़ डाली, वो पढ़ने का रुझान ही शायद साहित्य की तरफ आपको ले जाता है।
एक और चीज का उल्लेख मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब आपने कहा आपके यहाँ सब अपनी अपनी तरह से जिसके ऊपर आस्था रखनी उसके उसको चुनने के लिए स्वतंत्र है। चुनने सबसे का बिल्कुल खूबसूरत चीज है स्वतंत्र कि धारयते इति एक्चुअली धर्म हमें मतलब। हमें पता ही हम्म। नहीं था कि पापा बिहार से हैं और मम्मी क्रिश्चियन है। हम एज इट इज बस नानी के घर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और क्रिसमस मना रहे हैं, और घर में आते थे तो दिवाली पूजा भी हो रही है और ये भी हो रहा है। मुझे किसी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया कुछ हाँ 7th या 8th में कि तुम किस रिलीजन को मानते हो, तुम हो कौन, तुम क्रिश्चियन भी हो और तुम ये भी हो। तब मैंने पापा से पहला क्वेश्चन किया था, तो पापा ने बस सर पे हाथ रखा और बोले बेटा तुम बड़े हो गए हो, सच। धीरे तो धीरे समझ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही ना, अगर सोचे कि हर व्यक्ति ऐसा सोचे, हर परिवार में ऐसा माहौल हो, तो ये जो इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते, इतनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती, कभी हो ही ना। क्योंकि धर्म, मुझे भी लगता है कि धर्म बहुत वैयक्तिक प्रश्न होना चाहिए। मतलब धर्म थोपा हुआ नहीं होना चाहिए कि मैं अगर हिंदू घर में जन्मी हूं तो मुझे हिंदू ही होना है। तो मुझे जो समझ में आएगा वो मैं अडॉप्ट कर सकूं, इतनी स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप सचमुच भाग्यशाली हैं कि आपको वो स्वतंत्रता बचपन से मिली है घर में। दिस इज गुड। बस अच्छी। मम्मी पापा ने दिया वो मैंने बिल्कुल। लिया। और इसके बाद इसका क्या होता है, इसका हमारे लेखन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के परिवेश में हम बड़े होते हैं उसी तरह से हमारी सोच बहुत जल्दी परिपक्व होती जाती है। जी तो बिल्कुल। लेखन पर भी आते हैं, लेखन की ओर कैसे रुझान हुआ। पढ़ना एक और बात है, लिखना और फिर उसको मतलब पन्नों पे उतारना समझ को और दूसरी बात है। तो कैसे लेखन की तरफ रुझान हुआ। एक्चुअली देखा जाए तो उपन्यास पढ़ना मेरे 10वीं 11वीं से मेरा उपन्यास के हम्म। तरफ रुझान आया, लेकिन उससे भी पहले 7th 8th से कुछ शेर व शायरियां पढ़ने लगी थी। और पेपर्स में आते थे, नवभारत पेपर में आते थे, एक नीचे का पन्ना आता था थोड़ा गजल या इस टाइप का कुछ दिया रहता था, छोटी छोटी कविताएं। तो शेर व शायरी पढ़ा करती थी और अपने आप पंक्तियां बंध रही थी और मुझे लिखने में डर लग रहा था कि मैं ये क्या दिमाग में मेरे बन रहा है। और फिर बाद में मैंने छुप के लिखा और उसे अपनी, मेरे से बड़ी सिस्टर है, राजश्री नाम है उनका, उसको मैंने बताया कि भाई मैंने ये देखो तो क्या है। मैं खुद डर रही थी कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन मैंने बताया तो बोले गजल जैसा लगता है, 2-3 शेर जोड़ लिए गए हैं ऐसे। तो बोले किसने, कहाँ से उतारा। मैं बोले नहीं नहीं उतारा है। तो बोले फिर कहाँ से लिखा। तो मैंने फिर उसे बताया कि मैं लिख रही हूँ, तो वो आश्चर्य से आंख फैला के मेरे को देखने लगी। तुमने लिखा। हाँ, नहीं बोला कुछ नहीं, बस फिर जैसे कि आई गई बात हो गई, फिर मैंने समझ लिया कि मैं कुछ लिखने लगी हूँ। और फिर कॉलेज में मैंने गजल जैसा कुछ लिख के दिया, तो वो कॉलेज मैगजीन में भी छपा। और फिर मेरे को थोड़ी सी और हिम्मत आ गई, थोड़े मेरे गुरुजी लोगों को पता चल गया जो मेरे कॉलेज में थे, हनुमंत नायडू करके, नागपुर महाविद्यालय में थे वो गुरुजी थे मेरे। तो उनको पता चल गया, तो वो बोले कि रीता रीता लिखो, जो भी आता है मन में, जैसा भी लगता है वैसा लिखो। तो मैंने पहली जो कविता लिखी थी वो BA 2nd ईयर में लिखी थी, और उसका नाम अभी भी याद है, लेकिन कविता कहीं पढ़ी होगी तो पता नहीं, दहलीज करके था। और शुरुआत ही स्त्री विमर्श से किया था मैंने, ये मान लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना, दर्द जहाँ छूता है तो कुछ ना कुछ बन आता है, कविता के रूप में या कहानी के रूप में या फिर जो चाहो वो। लेकिन हाँ 7th 8th से वो घुटन होती रही अंदर ही अंदर, और BA 2nd ईयर में जाके वो रचना बाहर निकले। तो सच मायनों में कहा जाए तो स्कूल मैगजीन्स और कॉलेज मैगजीन ने भी बहुत सारे लेखकों को आगे आश्रय दिया, मतलब आगे विकसित होने में बहुत मदद की है। अब पता नहीं शायद उस तरह से स्कूल मैगजीन छपती भी है कि नहीं, मैंने बहुत दिन से नहीं देखी है। या छपती भी है तो बड़े अलग उसमें छपती है कि एक्चुअली एक आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और जैसे हम छपते हैं कहीं तो ऐसा लगता है नहीं कुछ तो है जो हमें, हमारे शब्द यहाँ दिख रहे हैं, ये है। और किसी ने तो कम से कम हमें कहा है कि हाँ तुम लिख सकते हो,
ये जो एक प्रोत्साहन हाँ, होता है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ, कविता की बात निकली है, तो पहला कविता संग्रह आपका तृष्णा है और दूसरा गीली मिट्टी के रूपा का है। कुछ हाँ, इनके हाँ। बारे में अगर बताएंगे, क्या विषय है, और एक दो कविताएं अगर पढ़ पाए पाठकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, तो अच्छा बिल्कुल, लगेगा। कविता पढ़ूँगी मैं ज़रूर। हम्म। और पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा आत्मविश्वास पहले भी हिला हुआ था लेखन को लेके। हम्म। लिख रही थी लेकिन किसी को बता नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि जब कॉलेज मैगज़ीन में छपा वो गज़ल, तो मम्मी से बहुत डाँट पड़ी कि क्या ओहो। गज़ल लिख रही हो और ये सब, इसमें ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। और जैसे मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो कहीं ध्यान भटक ना जाए, क्या करना है, क्या हम्म। नहीं करना है। तो मैंने उनको बताना बंद कर दिया, लेकिन लिखना बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप पंक्तियाँ बनती जाती थी। हम्म। तो वो मैं लिखती थी और छुपा के रखती थी, किसी को बताती नहीं थी। और उस दौरान फिर मेरी शादी हुई, हम्म। ग्रेजुएशन किया और एमए फर्स्ट ईयर किया, और फिर हम्म। मेरी शादी हो गई। तो शादी ओके। करना नहीं था, गुस्से कर में दी हाँ गई। बोल दिया। गुस्से में हाँ बोल दिया और शादी हो गई, तो गुस्से में पढ़ाई छोड़ दी कि अब हम्म। मेरे को पढ़ना नहीं है। ये लोग जो ट्रैक में चल रही थी, क्योंकि नागपुर हाँ। तभी हम लोगों का ये था कि एमफिल जो कर लेगा उसे इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं बोल के एक हम्म। का मौका दिया जाएगा। तो मेरे ध्यान में था, लेकिन यहाँ ये शादी कर दिए तो गुस्से में छोड़ दिया पढ़ाई। फिर 10 साल शादी के ऐसे ही गए, और हम्म। उसके बाद समझ में आया कि नुकसान मेरा ही हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा अच्छा। है। तो वापस माइग्रेशन निकाला, जो किसी ने हम्म। मदद नहीं की नहीं माइग्रेशन भाई। निकालने में। हम्म। तो जिया जी को पकड़ा। जिया जी माइग्रेशन निकालने में मदद करी। करवाइए। तो बोले बिल्कुल कर देते हैं। दीदी और जिया जी ने मिलके मदद की, हम्म। और माइग्रेशन हाथ में था, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। कोई फिर नहीं था, एमए अच्छा। किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, हम्म। पीएचडी भी की। और इसी हम्म। दौरान एमए के दौरान ही मेरी एक फ्रेंड ने, हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतन कुमार पांडे जी, जो कि मेरे गुरुजी हैं, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की है, तो उनको उन्होंने मेरी कविता बताई कि ये कुछ लिखती है सर, देखिए क्या है। तो उन्होंने देखा, बोले किसने लिखा है? तो मैंने बोला मैंने लिखा है। तो वापस पढ़े, और फिर बोले लिखना बंद मत करना। ये उन्होंने बोला, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ा गुरुजी कह सच रहे हैं है। लिखना बंद मत करना। फिर मैं लिखती रही, और उसी बीच हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, मैं दिल्ली चली गई 2 साल हम्म। के लिए। तो मेरे गुरुजी का फ़ोन आता है कि रीता जितनी भी कविताएँ लिखी है हम्म। मुझे भेजिए। तो मैं बोली हम्म। सर क्यों क्यों भेजना है? तो बोले मेरी एक पत्रिका आ रही है अनभय, हम्म। जिसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, तो तुम्हारी कविताएँ चाहिए। जितनी भी लिखी होगी भेज दो। हम्म। तो मैं बोली सर मेरी कविता किस लिए? क्या है उसमें? जो एक बच्चा जैसे क्वेश्चन था। तो वही। बोले कि तुम्हारे अंदर मुझे संभावनाएँ दिख रही है। हम्म। और वो मैं समझ गई कि वो मुझे एक आशीर्वाद का हाथ सर पे रख के मुझे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम्म। मैंने बिल्कुल जितनी लिखी थी 25-30 सारी भेज दी। तो ओके। उन्होंने कुछ 5 उसमें से चुन के अनभय के पहले अंक में मेरी कविताएँ आई थी। हम्म। और फिर उसके बाद तो जैसे एक आत्मविश्वास आता चला गया। सही। और मेरे जीजा जी हैं, जो मैंने कहा बहन है जो मराठी घर में ब्याही गई, वो जिया जी प्रेस में थे। तो उनके द्वारा भी 1999 में दिवाली विशेषांक में मैगजीन में मेरी कविता छपी थी। तो और 2004 से तो मेरी अनभय में छपने लगी। लगातार। तो एक आत्मविश्वास बढ़ा, लोगों ने पढ़ा, और फिर प्रकाशक मुझसे मांगते रहे कि भई कविताएँ भेजिए। तो एक अभी भी दुविधा है, जब तक कोई माँगता नहीं है, भेजा नहीं जाता। सही बात। लेकिन यही है ना कि देखिए, प्रोत्साहन मिलना और लोगों हाँ, की प्रशंसा मिलना, क्योंकि कोई मांग रहा है, इसका अर्थ ये है कि उनको वो रचनाएं पसंद आ रही है। तो पाठकों की हाँ, तरफ से भी हाँ, उतना साधुवाद मिलना है, बड़ी बात हाँ, है, अच्छी बात है। तो हाँ। नहीं कृष्णा के और बारे में कुछ बताइए जी, कविता हाँ, संग्रह के बारे में, और एक दो कविताएं हम बिल्कुल। सुनेंगे आपसे फिर।
बिल्कुल। तो ये चीज होती रही और फिर गुरुजी ने कहा 2010 में कि रीता बहुत छप चुकी, जब 3-4 बार आ चुका था कविता, और बोले अब संग्रह निकालिए। तो गुरुजी की ही कहने पे मैंने संग्रह के लिए कोशिश की और मुंबई यूनिवर्सिटी में ही उसका लोकार्पण हुआ संग्रह का। तो वो मेरी पहली थी, 2012 में आई थी। उसके बाद 2016 में मेरा दूसरा संग्रह आया। क्योंकि पहला संग्रह आ चुका था तो लम्ही के संपादक विजय राय जी ने कहा कि हम आपका दूसरी पुस्तक हम प्रकाशित करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे। तो मैंने सहज सहमति दे दी, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र में फिर भी बहुत धीरे से चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। और जब तक कोई कहता नहीं है तो बहुत झिझक की, भाई दे कैसे। अभी भी वही हाल है, जब तक कोई बोलता नहीं मैं कर नहीं पाती और देना नहीं होता है। तो मैंने उनके कहा और फिर उन्होंने सारी मेरी कविताएं मंगाई और 2016 को लोकार्पण हुआ लखनऊ में। और जी, तो उसी से एक कविता हम सुनना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा कविता हो, जो आपको लगे। और इनके विषय क्या है? मुझसे स्त्री विमर्श की है क्या कविताएं सारी, दोनों ही संग्रहों में? हाँ, सामाजिक भी है, थोड़ी सी विमर्श जैसी भी है जी। मैं वो संग्रह से तो नहीं, अलग से कविता पढ़ना चाहूंगी, जो कि 2020 में नवनीत में छपी थी, जो पत्रिका मुंबई से निकलती है, नवनीत। कविता का शीर्षक है सच और झूठ। बहुत ईमानदारी से जीवन जीने की सजा मिलती है। सजा मिलती है कह देने से सच को सच की तरह, और झूठ को कर देने से सरेआम। कह देने से उल्टे को उल्टा, और यह कि सीधे का मतलब सीधा होता है। सच बात है। हंसते हैं लोग कि इस तरह से कौन जीता है भला। दरअसल चीजें आपस में इतनी गुथी होती है कि अमूमन समझना कठिन होता है, क्या है सच और झूठ क्या है। बताना है क्या और क्या नहीं बताना, या कि छुपाना है। बिल्कुल। ऐसा करने के पीछे जो मकसद है उसका छुपाया जाना कितना वाजिब है। क्या बताने से सब गड़बड़ हो जाता है और कैसे बताने से लगता है सच सच की तरह। सच बात है। सभी जानते हैं गलत की तरह दिखाई देने वाली चीजें गलत नहीं होती। दरअसल सही सही की तरह नहीं दिखाई देता, और गलत को गलत कैसे कह दें समझ में नहीं आता। सही बात है। हम सही गलत की पहचान खो चुके हैं, या पहचानना नहीं चाहते। सच को सच की तरह पहचानने में हमें तकलीफ होती है, और झूठ जब सच का नकाब ओढ़ आता है सामने, लगता है कि सच है, पर उसमें कितना होना होता है सच का पता नहीं चलता। पता, सच बात। और सच का सच तो ऐसा होता है जिसे पहचानने या जानने की परवाह किसी को नहीं होती। सच बात है। तो बहुत ही मतलब आज की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो एकदम सटीक कविता बैठती है सच में। सच बोलने के नुकसान ज्यादा है। हाँ, यही माहौल जो है चुभता है। समाज में जो कुछ हो रहा है देखती हूँ आस पड़ोस में, और खुद घटित हो रहा है, मेरे अनुभव खुद के हैं, तो सच बात है। बहुत फिर वो निकल आती है कविता। बिल्कुल। और देखिए मतलब सच को सच कहने की हिम्मत अगर कोई रख रहा है ना, तो वो भी लोगों को गवारा नहीं है। नहीं है, ये भी बड़ा मामला है ना, वो भी गवारा नहीं कि भाई आप तो ना कहो, लेकिन दूसरा अगर सच को सच का मुलम्मा, मतलब झूठ का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता है, सच को सच के तरीके से दिखाना चाहता है, उसमें भी बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही है।
बहुत खूबसूरत। और कहते हैं ना कि भाई हर चीज के 3 पहलू होते हैं एक्चुअली, हर चीज के ना, एक मेरा सच, एक उनका सच, और एक वास्तविक क्या सच है वो। बिल्कुल 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 तो हर कोई बिल्कुल। अपना सच बताना चाहता है, लेकिन वास्तविक सच कोई नहीं बताना चाहता। सबसे बड़ी वही। सुंदर कविता। और बहुत सच को सुंदर। किस तरह ढांकते हैं कि वो पता बिल्कुल। ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। कहाँ ये चला गया चीजें सच भी में। और देखिए। हाँ। बिल्कुल। और झूठ इतना खूबसूरत तरीके से पेश बस। किया हाँ। जाता है। हाँ। वही है, वही। मतलब सब तथ्य जुटला देता है, सब चीजें खत्म कर देते हैं, वो झूठ सबसे ऊपर चढ़ के हम्म। बोलने लगता है। ये तो है। आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा है। वही जो वही चीज वही। जरूरी नहीं है वो बोल बोल के कितना आगे कर दिया जाता है कि सच बिल्कुल। ढका छुपा रह जाता है पीछे। और ऐसे हम्म। कहते हैं ना कि 100 बार कोई झूठ कहा जाए तो वो सच जैसा ही बन जाता है। बन हम जाता उसको है। जीने लगते हैं ना, उस झूठ को, उसी तरह से चीजें चलने हम्म। लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके उपन्यास का जो शीर्षक है वो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब अलग सा लग रहा है। पच्चीकारियों के दरकते अक्स। तो ये किस तरह का इसका कथानक है? क्या उपन्यास कहाँ की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? इसको अगर थोड़ा सा, मेरे हिसाब से पता है उपन्यास लिखना बड़ा कठिन काम होता है बहुत। एक तो सारे तार बुनते हुए और एक जैसा गठन रखा जाना बिल्कुल जाना पड़ता है ना, ये वैसे ही जैसे कोई शॉल बुन रहे हो आप, एक भी बिल्कुल। फंदा छूटना नहीं चाहिए, नहीं एक भी चाहिए। धागा यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए, पैटर्न बिल्कुल कायम रखा जाना चाहिए। ऐसी मैं भी लिखती हूँ, लेकिन मैं उपन्यास लिखने का साहस नहीं कर पाई हूँ अब तक। नहीं, मैं भी नहीं कर पाती। एक्चुअली वो विजय राय जी ने कहा कि कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखिए। मैंने हम्म। सिरे से मना किया कि नहीं, मेरे से हम्म। नहीं होगा, क्योंकि कहानियां फिर भी 8-10 पन्ने हम किसी तरह मैनेज वही कर वही। लेते हैं, लेकिन उपन्यास मुश्किल है। तो लेकिन वो बोलते रहे बेटा लिखिए लिखिए। तो हम्म। मैं सोची कि कैसे करे, क्या करे, कौन सा टॉपिक ले। और फिर लगा कि जो दिल को छूता है, जिससे हम्म। जुड़ाव महसूस होता है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो स्त्रियों की जो समस्याएं हैं वो ध्यान हम्म। में थी, और कुछ अनुभव, कुछ कल्पना, कुछ दोस्तों के अनुभव, वो भी मैंने उसमें जोड़े। और कुछ हम्म। आस पड़ोस में मैं जहाँ जब मिलती रही, बदलाव देखती रही। इवन मैं कहना चाहूंगी कि मैं किन्नर से मिली, हम्म। किन्नर से मैंने कुछ आधा घंटा बैठ के बात की। हम्म। उनके जीवन पर मैंने मतलब प्रश्न किए, और उनके रहन सहन को जांचा परखा। कुछ फिर एक उपन्यास पढ़ा था मैंने, नाला सोपारा, उसमें भी किन्नर को हम्म। लेके बातचीत थी। तो कुछ चीजें ऐसे हाईलाइट हुई दिमाग में कि हम्म। भाई हम्म। हम प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भवती होती है महिला, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि या पुरुष हम्म। हो या ये लड़की या हो या लड़का हो। ठीक है। कोई किन्नर का उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात, अगर हो तो भी छुपा दिया जाता है। ठीक है। या तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, या फिर हम्म। उसे किन्नरों को दे दिया जाता है, किन्नरों के हवाले कर दिया हम्म। जाता है। हम्म। मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि क्यों क्यों ऐसा हम करते हैं। जैसे हम्म। लड़का है, जैसे लड़की है, वैसे किन्नर, उसका भी हाथ पैर है, उसका भी दिमाग है, उसकी भी अकल बिल्कुल। है, उसमें भी शक्ति है, उसमें भी जीने की तमन्ना है। तो फिर हमें उसको हम अलग क्यों करते हैं? नहीं करना हम्म। चाहिए। एक माँ बाप होने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा किन्नर भी पैदा क्यों ना हो, हमें उसे पालना है। तो ये चीजें, ये मुद्दा मैंने उठाया। कुछ हम्म। समलैंगिकता का मुद्दा उठाया, जो कि मैं सुन हम्म। रही थी, आस पड़ोस बोलो, जो भी बोलो, समाज में जो चल रहा था वो सुन हम्म। रही थी। और कुछ स्त्री विमर्श पर चीजें हैं, जो कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं जो जोड़ के फिर उपन्यास बना। लेकिन जी। उसका टॉपिक जो आपने कहा, पच्चीकारियों के दरख्ते अक्स, वो मैंने अपने घर में देखा। कि जो एक हम्म। समाज में जैसे हम देखते हैं कि भाई घर परिवार से रीति रिवाज, नियम, परंपराएं हम सीखते हैं, देखते आए हैं कि घर में हम्म। क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। हम जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू समाज में क्या चल रहा है, ये हम घर से ही सीखते हैं। तो ये जो हम देखते आए थे, मेरे घर में मैंने देखा, वो सजावट है समाज की, हमारे धर्म की, उनकी परंपराएं जो है वो हम्म। सजावट है। हम्म। वो सजावट को मैंने पच्चीकारियां कहा। हाँ। ओके। जो नक्काशियां हैं, वो नक्काशी। परंपराएं, वो रीति हम्म। रिवाज, ये सारी नक्काशियां हैं
इसी के दरख्ते अक्स, कि वो कैसे टूट खूबसूरत। रही है धीरे धीरे और नयापन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। बिल्कुल तो मैंने ये मेरा मतलब टॉपिक शीर्षक बिल्कुल ये इसीलिए रखा, मैंने बहुत सोचा था हम्म, शीर्षक क्या देना, तो ये बिल्कुल चीजें आई, क्योंकि बहुत अच्छी सजावट है समाज की, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, तो हमारी बिल्कुल पढ़ लिख कर हमारी बुद्धि क्षमता भी बढ़ रही है, हम बहुत सी चीजें समझने लगे हैं जो बचपन में या हमारी माताएं नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी, है ना, उन्होंने उतनी दुनिया नहीं देखी थी, वो घर से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन हम बाहर निकल रहे हैं, हमारा बिल्कुल दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो नेचुरली वो चीजें हमारे अंदर, कुछ चीजों को सच और कुछ चीजों को झूठ हम करार दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल कुछ चीजें हैं जो बदल नहीं सकते, या फिर कुछ चीजें वो जो बदलाव जरूरी महसूस करती है कि अब बदलना चाहिए। वही तो किन्नर बच्चे को लेके मैंने इसी तरह लिखा था, लिखा एक मतलब परिवार है और उसमें किन्नर बच्चा पैदा होता है, तो किस तरह जो माँ है वो कैसे अपनाती है, वो चीज मुझे, मैंने मतलब हाईलाइट किया कि जरूरी है माँ और बाप ही आगे बढ़ेंगे, तब जाके ये चीजें बिल्कुल सुधरेगी। और नाला सुपारा में मैंने पढ़ा कि वो पूरी बस्ती है किन्नर की, किन्नर हाँ ऐसे ही तो बिल्कुल नहीं पैदा हो गए, है ना, वो हमारे बीच में से ही आए हैं और हमारे वहां बीच तक में पहुंचे हैं। तो जब इतनी बड़ी बस्ती है ना, हर घर में, या फिर आप छोड़िए 20 घर छोड़ के एक घर में किन्नर हुआ ही है, इसका मतलब कि काफी बड़ी संख्या में है लोग, बिल्कुल किन्नर समुदाय यहाँ पर, तो घर में उसका पालन पोषण होना चाहिए, और जो तकलीफें वो झेलते हैं, जो मैंने नाला सुपारा में देखा, नेचुरली वो बहुत सच लिखा बहुत गया। सच। तो जो तकलीफें झेलते हैं, उससे ऐसा लगा कि घर में ही पले अगर, तो क्या प्रॉब्लम क्या है। एक लक्ष्मी वही किन्नर जो मुंबई से है, उसके बारे में है भी ना फिर मैंने, हाँ, बिल्कुल यूट्यूब पर देखा और उनके बारे में भी पता किया, तो वो भी अपने घर पे है। तो देखिए, एक उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, है ना, वही वही और उससे समाज में अगर कोई सरोकार की भावना पनपती है और कुछ लोगों में जागरूक होता है कुछ मानसिकता, तो बहुत अच्छी बात वही। तो इसको एक्चुअली इस मंच पे भी हमने पुलिस में कार्यरत एक का इंटरव्यू किया था, किन्नर का ही, तो उनका भी यही था ना कि देखिए ट्रांस भी दो तीन तरह के होते हैं ना। एक तो वो है कि जो खुद ट्रांस मतलब उस तरह के पैदा ही हुए कि ना वो पुरुष है ना स्त्रियां हैं। दूसरी बात है कि स्त्री के शरीर में है लेकिन पुरुष है, या है। पुरुष के स्त्री में है लेकिन हाँ। पुरुष के शरीर में है लेकिन स्त्री है। तो ये हम्म, तीनों ही चीजें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं को देखती हूँ या मैं महसूस करती हूँ, समाज का पूरा स्ट्रक्चर ही विवाह पे केंद्रित है हम्म, ना। विवाह मतलब वंश बढ़ाना, यानी सिर्फ हम्म, दो ही लिंग जो है वो ही स्वीकार्य है, स्त्री और पुरुष, क्योंकि वो हम्म, दोनों आपस में वंश बढ़ाने की बात कर सकते हैं, संतान पैदा कर सकते हैं। हम्म, इसलिए समलैंगिकता नहीं चाहिए, किसी भी हम्म। तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेकिन मैं ये संतानोत्पत्ति में कहना आपके चाहूंगी, बाहर हाँ, ये मैं कहना चाहूंगी कि समाज स्त्री और पुरुष से बना है, ठीक है, लेकिन इस समाज को बनाया हम ही ने है, वही बदलाव वही हम वही ही से होगा, हम ही अपनाएंगे तो वो चीजें आगे सब बढ़ेंगी। चीजें इसीलिए। तो शुरुआत वही उन्होंने भी इसीलिए यही होना मुद्दा किया कि भाई उनका परिवार जब उनके साथ में आया, तो चाहिए। जी। एक्चुअली ये इतनी ज्यादा इसको लेके, जिसको कहते हैं विरोध इतना ज्यादा है कि बच्चे तक खुद नहीं कह पाते। अब एक हाँ, बच्चा अगर लड़का अगर लड़की जैसा रहना चाह रहा है, तो उसको हम हाँ, इतना परेशान करते हैं कि उसका जीना मुहाल कर देते हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं ना, जो जब कोई अगर समर्थ हो जाता है तो व्यक्त कर देता है। और पहली हम्म, बात है कि अगर ऐसा पैदा ही हुआ है बच्चा, तो उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जबकि आपकी बात सही है, माता पिता को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए अपने बच्चे के लिए। हम्म। बच्चे ने नहीं कहा अभी था कि अभी आप मैं हमको उसमें दुनिया एक में लाओ। एक उदाहरण देना चाहूंगी। बिल्कुल अभी जैसे 4-5 बेटियां होगी, ठीक है, हम्म तो हर बेटियों की माँ को ताने सुनने पड़ते, बिल्कुल ये समाज भी हम जिए हैं। हम भी तब जिए बेटियों को ताने सुनने पड़ते हैं, तो बेटियों की भ्रूण हत्या होने लगी, बेटी नहीं चाहिए, बेटा है तो बेटे बहुत नहीं अच्छी बिल्कुल बात है, टेस्ट कराओ और गिरा दो। हाँ, तो गिरा ये दे चीजें, ये किसने दिखाई, ये राह किसने दिखाई, समाज ने ही, हमारी मानसिकता ने ही दिखाई है। जो हम समाज जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कसूरवार हम खुद है, तो बदलाव हम ही से खुद से करना है, हमको तो लाना चीजें आगे बदलेगी। है। और ये भी है ना कि देखिए हर बदलाव का विरोध होगा ही होगा।
ये भी तय है, क्योंकि क्या होता है, हम जिस अवस्था में हम उसको कतई बदलना नहीं चाहते, क्योंकि मान्यताओं को सवाल करने में बहुत साहस लगता है, बहुत तकलीफ होती है जब हम ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो अभी तक मान रहे थे लेकिन गड़बड़ था, ठीक नहीं था। हाँ, इसीलिए तो हमको सवाल उठाने की इजाजत नहीं होती है ना हमारे यहाँ। सवाल हाँ, मत उठाओ, जैसा बताया गया है वैसा करते जाओ चुपचाप। हाँ, जैसे सवाल उठता है तो उसका जवाब बनाना पड़ता है। तो वही बिल्कुल। मामला है कि जितने ज्यादा बातचीत होगी, जितना ज्यादा इसके ऊपर, और कई सारी चीजें तो इसलिए नहीं संभव होती कि उस पर बात ही नहीं होती है, इस पे हुँ, बात नहीं करना। आपको हुँ, याद होगा कई सालों पहले स्त्रियों की माहवारी को लेके कितना ज्यादा विरोध था, इस पे बात नहीं हुँ, करना, इसको बिल्कुल। ऊपर नहीं करना, क्योंकि हाँ, हुँ, गर्भ गर्भ को लेके बात नहीं करना है ना, सेक्स एजुकेशन को लेके बात नहीं करना। जब तक बात नहीं करोगे तब तक समस्याएं कैसे सॉर्ट होंगी। कैसे तो सुलझ अब कम से जाएगी? कम ये है, हाँ, हुँ, एक खास हुँ, तबके में तो कम से कम बात होने लगी, हालांकि सब जगह हो हाँ, रही है हम नहीं कह सकते ऐसा, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ तो चीजें आई है बातचीत में, और शायद बात हुँ, निकलेगी, बात होगी तो दूर तलक जाएगी। ये मुझे लगता बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसलिए बात होना बहुत जरूरी है हर चीज के ऊपर। अभी आप तो ये, याद करिए 1920 का माहौल, हाँ, बिल्कुल, हाँ, जब भी शिक्षा स्त्रियों के लिए कम से नहीं कम थी, थी या फिर नहीं के बराबर थी, नहीं के हाँ? बराबर, 2-4 स्त्रियों बिल्कुल, का पढ़ लेना कोई स्त्री शिक्षा नहीं हो जाती। और आज बिल्कुल, 2020 का माहौल देखिए। तो सच बात है, अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो भी है वो आगे आएगा ही आएगा, शुरुआत करनी बिल्कुल, पड़ेगी। हम्म। सच बात है। तो अगला सवाल मेरा ये कि होम मेकर होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। बहुत सारी चीजें, मतलब ठीक है हम सब जॉब भी करते हैं, उसके साथ लड़े औरतें घर भी मैनेज करती है, लेकिन जब हम्म, आप खुद निर्णय लेते हैं कि भाई मुझे घर को संवारना है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको साथ साथ करनी होती है। हाँ, इसके बाद भी इतना सारा लेखन मैनेज करना, तो ये मैं जानना चाहूंगी, मतलब क्योंकि लिखना है ना आपकी साधना एक तरीके से। अगर कविता आई है तो कविता अगर उसी समय नहीं उतरी हम्म, कागज पे तो वो फिर नहीं आएगी आपके दिमाग में, या कहानी का कोई अगर संवाद है उसी समय नहीं आया तो वो चला जाएगा। तो अक्षर ब्रह्म है ना, कहते भाग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रकट होंगे फिर भाग हाँ, जाएंगे। तो चले कैसे जाएंगे। मैनेज किया इसके, हाँ, तो वो मैं जानना चाहूंगी। इतनी सारी पुस्तकें लिखना, इतने सारे लगातार संपादन करना या आलोचना, ये सारी चीजें लिखना, और आलोचना तो अपने आप में बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है, कहानी हम्म, कविता से कहीं ज्यादा। कैसे बिल्कुल। मैनेज किया सब चीजों को? मैं तो यही बोलूंगी, शादी हुई तो उसके 10 साल तो घर पे ही रही, क्योंकि हम्म, पति को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था। हम्म, और फिर बेटी हुई, 6 साल बाद बेटा हुआ। फिर हम्म, एक आया कि भाई क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे हुए हैं और खाना बच्चे, बना रहे हैं और खिला रहे हैं और बस, और कोई लाइफ में कुछ है नहीं। यानी हम्म, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ करना, ये बस एक था लगन कि भाई कुछ डिफरेंट करना। हम्म, ऐसा नहीं कि घर में मेरी अरुचि हो गई, या मेरे को हम्म, खाना नहीं बनाना है, या मुझे ऐसा नहीं करना है, या बच्चों को नहीं देखना है, या घर परिवार नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था। ये सब तो हो रहा है और ये मैं इजीली कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट हम्म, क्या कर। और वो अलग, डिफरेंट जो करना था मुझे, तो मैं बोली कि इनको नौकरी पसंद नहीं है तो ठीक है, हम्म, नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हम्म। काम जिससे मुझे पैसे ना मिल रहे हो तो करने में क्या बुराई सही। है। और पढ़ाई जैसी चीज को तो कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं रहे। तो फिर हाँ, मैंने वही माइग्रेशन निकलवाया, और फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से करना हम्म, चाहती थी, ताकि बच्चे भी मैनेज हो और सब चीज। हम्म, लेकिन हस्बैंड का ही कहना था कि भाई करना है तो मुंबई यूनिवर्सिटी से करके बताइए, जो कि अच्छा, एक चैलेंज की तरह था। ज्यादा ही पाएगा। मैंने बोली यही सही, और इस एकदम बहाने करेक्ट। मुझे, हाँ, इस बहाने मुझे घर से बाहर निकलने मिला, क्योंकि हम्म, मैंने अप्लाई तो कर दिया और उन्होंने मुझे बाय पोस्ट सारे सिलेबस सब कुछ भिजवा दिया। हम्म, लेकिन 2 महीने की क्लासेस हम्म, माटुंगा रूपा रेल कॉलेज में रात के 6 बजे शाम से रात के 8 बजे तक हम्म, लगते। तो एक दिन हस्बैंड छोड़ के आए, और फिर मैंने, अब मैनेज किया, बोलते हैं हाँ, ना, अंदर लगन हो तो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर ही लेते हैं। जो तो तो सच बात मैंने है। एक फ्रेंड जो कुर्ला में थी उसका साथ पकड़ा कि भाई तुम हम्म, मुझे ट्रेन से यहाँ पहुंचा देना, और यहीं से मैं आऊंगी, तुम्हारे मैं साथ ही चली, जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही वापस आऊंगी। और नेचुरली वो बोली बहुत डरती हो लोकल से। तो मैंने बोली हम्म, नहीं,
डरती नहीं हूँ, लेकिन साथ चाहिए। तो उसने उसका और मेरा साथ हुआ और हम लोग का जाना आना शुरू हो गया। तो 2 महीना वाकई मैंने बहुत मेंटली अपने आप को बहुत मजबूत रखते हुए किया था ये सब, क्योंकि बच्चे छोटे थे और मैं जब जाती थी तो पूरा खाना घर में बना के जाती थी रख के। 5 बजे घर से निकल रही हूँ तो पूरा खाना बना के जाती थी, लेकिन जब आती थी तो बच्चे भूखे हैं और चाहिए उनको। मैं घर पहुंचते पहुंचते मुझे 9:30 हो जाता था। वहां से मैं थी कुछ 8 बजे और हम लोग फिर लोकल आते थे, वहां ट्रेन पकड़ना, फिर घर आना, फिर वहां कुर्ला से उतर के चेंबूर मेरे घर तक आना, मुझे पूरा टाइम लग जाता था 9:30। फिर आके फटाफट उनको खाना खिलाना, दूसरे दिन फिर भागना है। तो ये 2 महीना बहुत हेक्टिक रहा। और पति का सहारा था, गुस्से गुस्से वाला, कि क्यों जा रही, पढ़ने की क्या जरूरत है, और नहीं पढ़े तो क्या प्रॉब्लम है। कोई कठिनाई है घर में, कोई परेशानी है, कुछ नहीं है, फिर क्यों पढ़ना है। लेकिन वो मैं उनको अपनी ना अपना भीतर समझा नहीं पाई कभी। बस मुझे करना है, करने दो, ये वाला हिसाब था। तो मैंने एमए किया, फिर कंटिन्यू उसमें मेरे को उतने परसेंट एमए में उतने परसेंट नहीं आए जो मैं पीएचडी करती। तो मैं बोली घर में बैठना है। तो मेरी एक फ्रेंड बोली मेरे परसेंट आए हैं, मुझे जाना है सर से मिलने, तो तुम मेरे साथ चलो। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं सर साथ गई। तो सर ने मुझे पूछा, उसे तो बात कर ही लिए थे, फिर मुझे पूछा तुम क्या कर रही हो। तो मैंने बोली सर इतने परसेंट नहीं है कि मैं ये करूं, पीएचडी करूं। तो बोले तो एमफिल के लिए किसने रोका, एमफिल करिए। सही बात है। तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने एमफिल ज्वाइन किया। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती थी, तो जाने लगी, आने लगी। तो माहौल मिला मुझे, अपना पढ़ाई का माहौल, लेक्चर का माहौल, और प्रोफेसरों से मुलाकात हुई, उनसे विमर्श हुए, मतलब डिस्कस हुआ, बहस हुई, जो भी बोलो इस चीज में। इस चीज ने मुझे बहुत उठा दिया एक मानसिक तौर पे। जैसे ना कि औरतों का काम सिर्फ घर में रहना नहीं है कि भाई चूल्हा कर लिए, चौका कर लिए, बच्चों को खिला दिए, पति को खिला दिए और बस खत्म। नहीं, इससे कुछ डिफरेंट भी है, ऐसा मुझे लगा कि नहीं, इससे अलग होना जरूरी है। और क्यों सिर्फ नौकरी, क्यों हम अपनी रुचि का चीज नहीं कर सकते। तो हमें जिसमें रुचि हो, जिसमें जैसा हो, वो कर सकते हैं, करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा और मैंने किया। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे 2010 में कहा कि 8 या 10 में कहा कि रीता पीएचडी के लिए आओ, एमफिल तो तुम्हारी हो गई, पीएचडी के लिए आओ। तो क्योंकि एक निकला था कि जिसने एमफिल किया है उसको पीएचडी में बिना परसेंट के आराम से एडमिशन मिलेगी। तो मैं उस टाइम बेटा 7th 8th में था, तो मैं जवाब दे गई। मैं बोली मैं घर से निकली तो इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं, अभी नहीं आऊंगी, बेटा छोटा है। तो बोले वो बच्चे कर लेते हैं, आप आइए। मैं नहीं जा पाई। फिर 2013 12-13 आते तक बेटा 10th में गया, और जो मैं बोलूं वो नहीं सुनता था। बोलता मम्मी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को मेरे तरीके से पढ़ने दो। तो फिर मैंने देखा कि बच्चे अब हाथ से निकल गए, तो मैं फिर बड़े हो गए कि गुरुजी पीएचडी करनी है, तो बोले बिल्कुल आ जाइए। और फिर मैंने पीएचडी भी की, और साथ में 12 में मेरा पहली पुस्तक का लोकार्पण हुआ। तो मेरी पीएचडी और मेरा साहित्यिक रुझान दोनों साथ चलने लगे। फिर मैंने उपन्यास पढ़े, जैसे प्रेमचंद के सारे उपन्यास पढ़े। फिर कहानियां पढ़ रही हूँ, कहानियों पे पेपर लिखना है तो नेचुरली कहानी पढ़ना है। आलोचना किसी की करनी है तो पहले आलोचना करते कैसे हैं वो मुझे ना पढ़ के देखना है। तो एक लाइब्रेरी में मेरा सुबह से शाम गुजरता था। जैसे 3 से 4 साल मैंने लाइब्रेरी में गुजारे सुबह से शाम तक। तो हर चीज आंखों के सामने से गुजरी। आलोचना बोलो, उपन्यास बोलो, उस पे किसी ने कोई टॉपिक लिखा है तो क्या लिखा है, उसी उपन्यास पे दूसरे का टॉपिक क्या है, तो इसमें तुलनात्मक क्या है, यानी क्या निकल के आता है। ये सारी चीजें बहुत मतलब अच्छे से निगाहों के सामने से गुजरी। और उसी से फिर पीएचडी के टाइम भी दौरान भी मेरा जो टॉपिक था ये हिंदी उपन्यासों में चित्रित मुंबई,
का स्वरूप, ये जो टॉपिक था मेरा, इसने मुझे साहित्य से जोड़ते जोड़ते फिल्मों से भी जोड़ा। फिल्मों से, बिल्कुल। हाँ, यानी फिल्म में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें फिर मेरे आंखों के सामने से आने लगी कि किसने इंटरव्यू दिया है तो क्यों दिया है, क्या दिया है उसमें, मुंबई का क्या लिखा है, मुंबई कहाँ तक है, किस लिए, क्या, बहुत कुछ, पूरा मुंबई जैसे छान रही हूँ ये चल रहा है। एक्चुअली आप है ना वाकई में बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं भाग्यशाली कहना चाहिए, जिसको पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजारने मिल गया और किताबों के साथ 3-4 साल तो बहुत you should बहुत thank मैं God. घर पे बैठे बैठे Actually. सोच रही थी कि मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, तो एकदम लाइब्रेरी का गिफ्ट दे दिया मुझे ऐसा। वही इसलिए, क्योंकि देखिए हम लोग घर के कामों में अपने गिल्ट्स में इतने उलझे रहते हैं कि हमको कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला कह दे कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए नई दिशा होती है। तो ये जो आप सुना रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं कहीं और अपनी मदद कर सकती हूँ, वैसा वाला जो मामला है। तो पढ़ने लिखने की बात निकली, आजकल अगर देखेंगे ना तो पढ़ने लिखने में रुझान बहुत कम होता जा रहा है लोगों का। हिंदी पुस्तकें नहीं बिकती है, डिजिटल हालांकि पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी पढ़ने लिखने में रुझान बहुत कम होता जा रहा है। कुछ ऐसे एक दो चीजें साहित्यकार होने के नाते आपको लगती है कि क्या ऐसा हो क्यों रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए? ये पुस्तकों का तो हिंदी का काफी जोर कम था, लेकिन इंग्लिश पुस्तकें काफी पढ़ी जाती रही, और मुंबई में मैं देखती हूँ मराठी पुस्तकें भी काफी पढ़ी जाती रही है। लेकिन जब से ये इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, और व्हाट्सएप है, बाकी इंस्टा है, काफी चीजें हैं, तो जो चीज हम किताबों से प्राप्त करते थे एक एक लाइन पढ़ने के बाद, यहाँ ऐवे ही चीजें उपलब्ध है कि आप प्रेमचंद का के कितने उपन्यास है, ये हम पहले गुरुजी से जाके डिस्कस करके पता करते थे, वो आज हम नेट पे डाले कि प्रेमचंद के उपन्यास पूरी लिस्ट आती है। तो ये जो चीज है नेट की, ये कहीं कहीं लाभान्वित भी करती है कि भाई हमारे हाथ में सब कुछ है। यानी जो पहले हम लाइब्रेरी में पूरे 2 साल 3 साल खंगालते थे तब जाके चीजें होती थी, लेकिन आज हमारे हाथ में है कि हम कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसपे भी एक चीज है कि अगर नेट पे ही गलत दिया गया है तो वो गलत ही लेंगे, है ना? गलत ही लेंगे। हाँ, तो वो लेने के पहले हमें एक चेक जरूरी है कि भाई चेक करना चाहिए। तो लोगों में तो नहीं कहूंगी, बच्चों में खासकर आई नहीं है कि इसको चेक करना है, बस वो देखते हैं हाँ ये दिया है तो बस यही सही। हाँ, लेकिन इस वजह से भी थोड़ा सा किताबों का पढ़ना कम हुआ है। लेकिन जो लोग ये जान गए हैं कि सारी चीजें सच नहीं है, तो वो लोग किताब की तरफ जाते हैं। वही है। हाँ, क्योंकि एक ये है ना कि एक तो अधकचरा ज्ञान मिलना और बहुत जल्दी मिलना, पुस्तकें धैर्य मांगती है, मतलब पढ़ेंगे आखिरी तक पढ़ेंगे क्या होने वाला है। और दूसरा सब चीज ऐसे टिप्स पे मिलने से आपकी कोई मतलब मनोवृत्ति विकसित नहीं होती ना कहीं से भी, क्योंकि आप उसके ऊपर विचार मंथन कुछ कर ही नहीं रहे, निष्कर्ष भी सीधे सीधे मिल रहे हैं। वही हाँ, किसी की टिप्स मिल गई, आप थोड़ी देर के लिए उसे याद करके बोल देंगे, लेकिन वो अंदर नहीं बैठ पाएगी, वो आप थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। अगर वो उपन्यास आप पूरा पढ़ते हैं या कहानी पूरी पढ़ते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और वो संवेदना से जुड़ते हुए जो हमारे भीतर जाती है, वो चीज हमारे अंदर बहुत कुछ सरोकार बोलो या बोलो, जो भी है बदलाव हमारे अंदर करती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। तो यही है। तो रीता जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगी कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ना, अनवरत लिख रहे हैं, हम खूब पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें आ रही, मतलब कुछ भी लिखा जा रहा है, ये भी सही है, हर व्यक्ति लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। अच्छा साहित्य कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए एक साहित्यकार की नजर से, और ऐसा क्या हो लेखन में हमारे कि जो वास्तविक लेखन के रूप में साकार हो पाए, लोगों के सामने आ पाए? तो इसके बारे में जरूर कुछ अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहे, दर्शकों को बताना चाहे आप तो। अच्छा साहित्य अगर आपको जानना है तो मैं तो बोलूंगी पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, निरंतर पढ़िए, बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़िए और खुद जज करिए कि किसमें क्या आपके दिल को छुआ है, कौन आपके दिल तक प्रवेश कर पाया है, कौन नहीं कर पाया। आप खुद पहचानेंगे कि नहीं ये चीज सही नहीं है,
बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का लिखा भी कहीं कहीं फील होता है कि नहीं नहीं, ये यहाँ समथिंग कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है ऐसा, बहुत बार लगता है। तो वो चीजें हमारा दिल खुद गवाही देता है कि क्या है, कैसा है। और अच्छा साहित्य तो मैं यही कहूंगी जो हमें बदले, हमारे अंदर सरोकार की भावना पैदा करे, समाज के लोगों को हम समझे। जैसे समाज में गरीब भी है, अमीर भी है, जो दलित लोग भी है, दबे कुचले लोग हैं। तो समाज लेकिन सबसे मिलकर बना है, किसी एक समुदाय को हम समाज नहीं कहेंगे। तो एक मानवता जो बोलते हैं वो सब सब पर भारी है। वो चीजें है जो वो एक साहित्यकार की, क्या बोलूंगी मैं, मतलब भीतर में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर भीतर मानवता नहीं है, एक इंसानियत की भावना आप नहीं रखते, तो आप अच्छे साहित्यकार हो ही नहीं सकते। आप एक अच्छे कवि या आप एक अच्छे लेखक या आप एक अच्छे कहानीकार नहीं हो सकते। एक इंसानियत, मानवता जरूरी है। उसके बाद फिर आप चाहे जो लिखना हो आप लिख सकते हो। आपको जो अनुभव हुए हैं उसे आप पहले आप मनन करिए, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर आप मनन करिए, उस मुद्दे को दिमाग में पकने दीजिए। काफी दिनों तक मनन करने के बाद अपने आप फिर हाथ नहीं रुकता और चीजें निकल आती है। हम अगर जबरदस्ती लिखने बैठते हैं तो वो चीजें अच्छी नहीं होता। तो वो मनन जरूरी है। और साहित्यकारों को पढ़ो जब, तब समझ में आता है कि वो कितना गूढ़ अर्थ लेकर लिख रहे हैं। सच बात है। और मुझे लगता है शायद कि ना कुछ थोड़ा दिमाग में खुलापन भी होना चाहिए। अपनी रचनाओं से हम अतिशय प्रेम करने लगते बेवजह, जबकि उसके ऊपर टिप्पणियों के लिए भी दिमाग थोड़ा खुला रहे, किसी की चर्चाओं के लिए दिमाग खुला रहे, तो उसी को कहते हैं फीडबैक को अच्छे तरीके से ग्रहण करना, एटलीस्ट वो भी। नहीं तो आजकल ये चल रहा है ना, मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम मेरी तारीफ करो, हम दोनों अच्छे लेखक। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा उपन्यास पढ़ के ऐसे ही किसी फ्रेंड का फोन आया, मतलब पहले उन्होंने उपन्यास खरीदा और फिर बाद में पढ़े, बोले रीता जी आपके उपन्यास में जो ये एक मुद्दा है, मैं इससे मतलब सहमत नहीं हूँ। मैं बोली बिल्कुल अपनी असहमति दिखाइए, बताइए मुझे, तो चलो हम इस बात पे चर्चा भी कर सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगी कि आपने किन्नर को घर में पैदा तो कर दिया, लेकिन आगे की लाइफ का क्या, आगे उसकी लाइफ जो चेंज होगी। मैं बोली वही बदलाव तो हमें लेके चलना है, इसी बदलाव को राह दिखानी है कि भाई ये चीज भी हो सकती है। क्या गलत हो जाएगा, एक किन्नर बच्चा घर में पल जाएगा, क्या गलत हो जाएगा? कोई गलत नहीं है। जब तुम लड़के को पाल सकते हो, लड़की को पाल सकते हो, तो इसे क्यों ठुकराना है? तो बोले आगे लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, लोग उस वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैंने बोली आज आपके घर में बेटी है, लोग वैल्यू कर रहे हैं, तो कितना वैल्यू कर रहे हैं? थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, कितना वैल्यू कर रहे हैं? बेटा पैदा हो गया, ठीक है चलेगा। कल बेटे ने आपको छोड़ दिया, आप बूढ़े माँ बाप अलग हो गए, वैल्यू हो गया? कितना हो? तो कई चीजें हैं और कई तरह से विस्तार है। तो आप इस चीज को समझें अगर, तो एक बच्चे को बाहर निकालना मुझे थोड़ा सा दुखित करता रहा वो टॉपिक, तो मैंने उसे लिया। तो वो भी बात उन्होंने समझी कि हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, कि बदलाव होना चाहिए। क्या गलत किया? उस बच्चे का क्या गलती है? उस बच्चे की क्या गलती है जो उसे हम घर से निकाल? तो उन्होंने भी माना इस बात को। बोले रीता जी बहुत आगे का सोचते हो। बोली कि आगे का नहीं, ये बहुत पुराना है, लेकिन हम देर से अपना रहे हैं इसे। लेकिन ये एक बात खुशी होती है जब सुनती हूँ कि कहीं से एमएलए है कोई किन्नर या कोई पद पर है। हाँ, ये बात सुनती हूँ तो बहुत खुशी होती है। लेकिन उसके लिए कितना लड़ना पड़ा है, कितनी लंबी लड़ाई है, तब कहीं जाके कुछ चीजें आसान हुई है। वही है ना कि मेरा भी कहना है कि जब तक बात नहीं होगी तब तक बात आगे बढ़ेगी कैसे? तो हर चीज दबा छुपा के नहीं रखी जा सकती, बात होनी चाहिए इसी तरह से। और शायद इसीलिए इस तरह के मंच पर भी हम इसीलिए बातचीत करते हैं बहुत सारी, कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अच्छी बात, दूर तलक जाएगी, और बात से ही बात निकलती है, बात से ही बात निकलेगी। तो रीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे
श्रोता जो भी है, दर्शक जो भी है, इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी इस चर्चा का आनंद लिया होगा। आपकी पुस्तकों के बारे में हमने बताया, वो सारी पुस्तकें भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी ही, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और मैंने बहुत प्रकाशक बहुत का नंबर धन्यवाद। भी फेसबुक में दे रखा जी, है, प्रकाशक से भी लिया जा सकता है। वहां से भी आप ले नहीं तो सकते हैं। डायरेक्ट तो मुझसे कंसल्ट करे, मैं बिल्कुल उपलब्ध करा बिल्कुल, दूंगी। यहाँ टिप्पणियों में दर्ज कर सकते हैं और जी संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है आगे भी ऐसे ही सभी जुड़े रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सभी का, मंच का भी धन्यवाद भारती जी आपका, और जितने थैंक यू। श्रोता सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच पर मौका दिया गया और मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।